सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया. Hi everybody, this is 2nd of January 2023. When one door closes, try another door. The world is full of doors. Eventually you will find yours. So today we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. See, neat but not ready, messy but good. See, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 100% रेडी रहेंगे. 100% रेडी रहेंगे एग्जाम प्रिपरेशन के, 100% रेडी रहेंगे आंसर राइटिंग के लिए, या फिर 100% रेडी रहेंगे 27th of May 2023 को. 28 को आपका एग्जाम है. बट द पॉइंट इज बिगिन, बी बोल्ड एंड वेंचर टू बी वाइज. स्टडी फुल थ्रॉटल, स्टार्ट करिए. दिस इज प्रीलिम्स 2023 कोर्स. यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स. और इसमें हम अब ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे. सी, आज एक ओपन सेशन टाइप होगा, ओपन सेशन होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अभी तक हमने ये कोर सब्जेक्ट्स कितने कवर किए हैं और अब आगे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, इन 5 महीने में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 28th of May 2023 एग्जाम के लिए. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा. यूट्यूब ओपन सेशन रखेंगे इसे. और अब जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्जाम की, इससे रिलेटेड सारे सवाल हम यहाँ पर अभी एड्रेस करेंगे. और जो टेस्ट सीरीज की बात है वो भी मैं आपको यहाँ पर इस सेशन में बताऊंगा टेस्ट सीरीज के बारे में. और ज्योग्राफी अभी हमें स्टार्ट करना है. वी विल स्टार्ट वन मॉर्निंग सेशन और एक इवनिंग सेशन होगा 8 PM का. सो दैट इज वाई इसका टाइमिंग एटसेट्रा भी हम सेशन में ही अच्छे से कंसेंसस बना के डिस्कस कर लेंगे. वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी. तो ये अभी स्टार्ट हो रहा है. ज्योग्राफी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. मार्क माय वर्ड, इस बार ज्योग्राफी डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है. सो फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी. देन दिस इज टेलीग्राम क्विज एवरीडे मॉर्निंग. 5 MCQs हम डेली देख रहे हैं. ज्वाइन और इन 5 सवालों को डेली बेसिस पे लगाइए. फैब मार्च में इनका फ्रिक्वेंसी हम बढ़ाएंगे. देन दिस इज वोकैबुलरी. प्लंज, जंप और डाइव क्विकली एंड एनर्जेटिकली. आपने डिसाइड कर लिया एग्जाम की तैयारी करना है तो फुल थ्रॉटल करो, जोश के साथ करो. ब्लेस्फेमी का मतलब होता है ईश निंदा. दिस इज नॉट राइट. द एक्ट और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग रॉन्ग अबाउट लाइक रिलीजियस सेंटिमेंट्स. सो दिस इज नॉट राइट. डिराइड का मतलब होता है उपहास करना. एक्सप्रेस कंटेम्प्ट फॉर, रिडिक्यूल करना. रिमेंबर, to belittle others, to be little. To belittle others is to be little. क्रिप्टिक का मतलब होता है लाइक सीक्रेटिव है, एनिग्मेटिक है, मिस्टीरियस है, हार्ड टू अंडरस्टैंड है. एड्रॉइट है, निपुण है, क्लेवर और स्किलफुल इन यूजिंग द हैंड्स और माइंड. एक वर्ड होता है डेक्स्टर और एक वर्ड होता है एम्बीडेक्स्टरस. कैन यू टेल द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? एम्बीडेक्स्टरस का मतलब क्या होता है? डेक्स्टर एक कार्टून भी आता था, एम्बीडेक्स्टरस. सो ये आज के वोकैब वर्ड्स है: एड्रॉइट, क्रिप्टिक, डिराइड, ब्लेस्फेमी और प्लंज. क्विज 223 आंसर्स हैं. वेटी भागवतम इज अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश. जिक्र डिवोशनल फोक सॉन्ग है असम का. द क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश इज कुचिपुड़ी. मोहिनी अट्टम है केरला का और कथकली भी केरला का है. आज के सवाल है. बिफोर दैट दिस इज क्विज. वेयर आर टुडेज क्वेश्चन? मैं इसको अलग से बताता हूँ. टुडेज क्वेश्चन आई विल टेल यू सेपरेटली. सो हियर आर द क्वेश्चन. सी, which of the battle proved decisive in the Anglo-French rivalry in India? ये दोनों colonial power थी. कौन सी बैटल यहाँ पर decisive prove हुई? Which Indian territory was formerly known as Blackwater? Blackwater before independence. काला पानी किसको बोलते थे? Which city was the capital of British India up to 1911? See, दिल्ली हमेशा से कैपिटल नहीं था. Who betrayed सिराजुद्दौला in the Battle of Plassey in 1757? अभी इसको पढ़ा था ना हमने. इसको फार्स क्यों बोलते हैं ये भी बताइए. Who was the Nawab when Dalhousie annexed अवध in 1856? और किस डॉक्ट्राइन के अंदर अनेक्स किया था ये भी बताइए. डलहौजी, अवध, नवाब कौन थे? सो ये 5 सवाल है आज के लिए. ये सी सेट है. सी, बड़ा आसान सा सवाल है. ट्रेन है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो आपको बताना है रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रेन टू दैट ऑफ द सेकंड ट्रेन. सी सेट में बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल वरी नहीं करना है. बहुत इजीली हो जाएगा. अभी आप केवल कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस करो. बाय द एंड ऑफ जनवरी सारे कोर सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाने चाहिए.
देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई टू आंसर। यहां पर भी आपको बताना है व्हाट इज द टोटल ऑफ द मंथली फीस ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज टुगेदर। सो ये 2 सवाल है आज के लिए। ये राइटिंग प्रैक्टिस है। राइटिंग प्रैक्टिस का सवाल है टॉप 10 थीम्स क्या होनी चाहिए स्पेशली फॉरेन रिलेशंस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन रिलेशन में, और आगे हम एक लीड आर्टिकल भी देखेंगे, एशिया सेंचुरी। सो फॉरेन रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से 10 थीम सोचिए। 10 थीम्स फॉरेन रिलेशंस की क्या होनी चाहिए इंडिया के लिए 2023 में। जैसे यूएनएससी रिफॉर्म एक थीम हो गया, कोविड-19 से रिलेटेड जो हमें एफर्ट्स डालने हैं ग्लोबल, ये एक थीम हो गया। यूक्रेन क्राइसिस है, दिस इज ऑल्सो वन थीम। सिमिलरली चाइना के साथ जो एग्रेशन है और चाइना की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन है, दिस इज ऑल्सो वन थीम। तो ऐसे थीम्स आप सोचिए क्या थीम्स हो सकती हैं। 10 से ज़्यादा भी बता सकते हैं तो वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट 10 थीम्स आप बताइए जिसमें इंडिया को फोकस करना चाहिए 2023 में। वेरी गुड क्वेश्चन आंसर। देन अब हम आते हैं सोशल मीडिया अपडेट में। तो लुक एट दिस फोटोग्राफ। ये है आर्चरी, सी धनुष, आर्चरी, दिस धनुष तीरंदाजी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड सैक्रेड स्पोर्ट है इंडिया का। आर्चरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ है और ये प्रैक्टिस किया जाता है वर्ल्ड वाइड। पहले जो था तीरंदाजी, इट वॉज मोर अबाउट हंटिंग एंड कॉम्बैट, बट अब इसको एज अ स्पोर्ट्स भी हम देखते हैं। सो दिस इज गेम्स ऑफ इंडिया। आर्चरी जो है इंडियन हिस्ट्री में बहुत पुराने टाइम से इसका मेंशन है, जैसे रामायणा में है, महाभारता में है। तो टाइम मेमोरियल इंडिया का बहुत एक्सपर्टीज रहा है दिस आर्चरी में। तो दिस इज अगेन हाई पोजीशन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में इंडिया की रहती है व्हेन इट कम्स टू आर्चरी। क्या आप कुछ स्पोर्ट्स पर्सन्स के नाम बता सकते हो जो इस फील्ड से एसोसिएटेड है, मैन विमेन बोथ? दिस इज आर्चरी। देन लुक एट दिस हल्दी। इसको इंडिया का सैफरॉन भी बोलते हैं। सैफरॉन वैसे केसर होता है। केसर इंडिया में कहाँ पर मिलता है? टेल। बट रेस्ट ऑफ द इंडिया में ज़्यादातर ये हल्दी बहुत पॉपुलर है, इसको टर्मरिक बोलते हैं। इसकी काफ़ी मेडिसिनल यूटिलिटी भी है। तो हमारे खाने में इंडियन क्विजीन एंड आयुर्वेदा में इसका इंपॉर्टेंस है, मेडिसिनल क्वालिटीज़ होती है इसकी। तो डेली बेसिस में आप देखना अक्सर हमारे घर में हल्दी का उपयोग काफ़ी ज़्यादा होता है। इंडिया कल्टिवेट्स मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स टर्मरिक क्रॉप। तमिलनाडु में इरोड है, ये बिगेस्ट प्रोड्यूसर है येलो स्पाइस का इन द वर्ल्ड। सो दैट इज़ वाई इसको टर्मरिक सिटी भी बोला जाता है तमिलनाडु को। अब आप बताओ जो सैफरॉन है, केसर, वो कहाँ मिलता है? सैफरॉन इंडिया में कहाँ मिलता है? देन लुक एट दिस फोटोग्राफ। ये हैं डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी। आपको बोला जाता है फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज इन इंडिया, और आप डायरेक्टर जनरल थे CSIR। तो इन्हीं के नाम पर शांति स्वरूप भटनागर प्राइज भी मिलता है। अभी लेटेस्ट किनको अवार्ड मिला है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज? आंसर। कल हमने सत्येंद्र नाथ बोस जी के बारे में जाना था। आप बताइए आपका जो वर्क है, जो डॉक्टर SN बोस का वर्क है, ये किस फील्ड में है? हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, सेल थ्योरी या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? अब आज हम जानते हैं महाबोधि टेम्पल के बारे में। तो सी महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध से जुड़े 4 सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यह वही स्थान है जहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दिस इज महाबोधि टेम्पल। एंशिएंट टेम्पल्स है। ये प्राचीन मंदिर बिहार के गया में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण 3री सदी में सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। इस मंदिर के परिसर में बोधि वृक्ष है, बोधि, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसको बोधि बोलते हैं, बोधि। इस मंदिर की दीवारों पर भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े कई तथ्यों को चित्रित किया गया है। अभी एक बहुत अच्छा ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, आई एम सो हैप्पी। जैसे मैं आपको हमेशा एनकरेज करता हूँ, ऐसे प्लेसेस जो हैं, मॉन्यूमेंट्स हुए, हिस्टोरिक प्लेसेस हुए, या आपके शहर में जो भी आपको लगता है हमारे कल्चर से रिलेटेड है या फिर उसकी यूटिलिटी है हमारे सिलेबस के विद इन, चाहे वो नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है, व्हाटएवर, जो हमारे सिलेबस के विद इन आपको कोई ऐसा प्लेस दिखता है तो आपको उसको विजिट करना चाहिए। सो द न्यू ट्रेंड इज मेनी ऑफ यू स्टूडेंट्स ऐसे विजिट कर रहे हैं और वो मुझे मेरे साथ फोटोग्राफ्स भी शेयर कर रहे हैं। दिस इज रियली गुड। तो ये महाबोधि टेम्पल है, अगर आपके घर के आसपास है, एक्सेस है, तो विजिट, और यहाँ का आर्किटेक्चर देखो, यहाँ पे बुद्धिज्म से रिलेटेड आप नॉलेज गेन करो। ये चीज़ें आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो ये हो गया कल्चर।
सिमिलरली अगर हमें कई बार एग्जाम्पल्स लिखने पड़ते हैं जो हमारे से रोल मॉडल्स हैं, या फिर हमें केस स्टडीज़ हम देखते हैं अक्सर जिनका रेफरेंस हम यूज़ कर सकते हैं, हमें हीरोज़ हमें बताने हैं, हमारे जो ट्रू हीरोज़ है लाइक दैट, तो अक्सर हम अगर जिनको पद्म अवार्ड्स मिला है, पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, अगर हम ये नाम लें तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय हम सेलिब्रिटी, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ ऑफ से मूवीज़ या फिर सिनेमा या फिर से इन्फ्लुएंशियल जो सोशल मीडिया है उनके बजाय अगर हम ये जो अवार्डी हैं इनके नाम अगर हम यूज़ करें तो वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। वाई? बिकॉज यहाँ गवर्नमेंट का स्टैंप लगा हुआ है कि इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया है और दैट इज़ वाई इनको इस फील्ड में ऐसा अवार्ड मिला है। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये भूरी बाई जी हैं, पद्मश्री मिला 2021 में। तो आप इंटरनेशनली अक्लेम्ड भील पेंटर है, झाबुआ मध्य प्रदेश से हैं और आपने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है मड वॉल पेंटिंग को ह्यूज कैनवास में कन्वर्ट करने का। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्राइबल कल्चर, यूज दिस नेम, ओके। तो दिस इज महाबोधि। सिमिलरली ये एलिफेंटा की गुफाएं हैं, आप महाराष्ट्र में हैं, मुंबई के पास है, तो यू कैन विजिट दिस प्लेस। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। इतिहास में इसे घारापुरी द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो सी सो ब्यूटीफुल। तो इसमें 5वीं से 6वीं शताब्दी के दौरान इसका निर्माण हुआ था। गुफा में शैव पंथ से जुड़ी कला का एक अद्भुत संग्रह है, सदाशिव की मूर्ति है, सबसे उत्कृष्ट कृति है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एनकरेज इज कि ये जो चीज़ें हैं ना, आपके हर राज्य में होगा, आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास ऐसे बहुत सारे प्लेसेस होंगे, तो उनको एक्सप्लोर करना है, क्यूरियोसिटी लानी है। क्यूरियोसिटी जो सिलेबस है यूपीएससी का, ये हमें हर जगह दिखना चाहिए, हर जगह दिखना चाहिए। अब जैसे ये आज़ादी के अनाम सेनानियों की जयंती पर आइए याद करें। तो जैसे मॉडर्न इंडिया हम पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, फ्रीडम स्ट्रगल अलग से सिलेबस में लिखा हुआ है। और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो बहुत पॉपुलर और वेल नोन नेम है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के, जैसे गांधी जी हुआ, नेहरू जी हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी हुआ, एटसेट्रा, तो दे आर वेल नोन नेम्स। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में। हम उन नामों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप हैं हजरत मोहानी साहब, इंकलाब जिंदाबाद का आपने नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। आप हैं महादेव देसाई जी, राष्ट्रवादी लेखक थे, 1917 से अपने अंतिम समय तक गांधी जी के आप निजी सचिव रहे। तो ये जो अनाम सेनानी हैं हमारे, इनके बारे में भी हमें जानना चाहिए। तो ये तो हो गया सोशल मीडिया अपडेट। अब हम आते हैं हमारे न्यूज़पेपर पे। सो दिस इज द हिंदू। न्यूज़पेपर कवर करने के 3 फॉर्मेट होते हैं, मैंने काफ़ी इसमें देखा 3 फॉर्मेट पॉपुलर हैं। पहला फॉर्मेट होता है कि हम सिंपल न्यूज़पेपर को स्कैन करके जल्दी जल्दी सारे टॉपिक से इसको गो थ्रू कर लें। इससे क्या होता है कि जो सो कॉल्ड एनरिचमेंट हमें चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। और विदाउट नोट्स भी हम कर रहे हैं, और प्लस न्यूज़पेपर में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें भी होती है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। सो दैट इज़ वाई कि अगर इसमें इसका यूटिलिटी कम है। सेकेंड जो होता है कि पूरे न्यूज़पेपर के बजाय हम गिनती के 3, 4, 5 टॉपिक लें और उसको बहुत डिटेल में पढ़ें। बट द पॉइंट इज वेयर इज द रेंज। और न्यूज़पेपर वीडियो बहुत लेंदी भी नहीं होना चाहिए, वरना डेली फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है, इतना सारा पॉसिबल नहीं है, हमें और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। सो दैट इज़ वाई जो हमारा फॉर्मेट है इट इज़ गुड। वी विल ट्राई टू कीप इट से 35-40-45 मिनट्स, और इस सेशन में हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे एग्जामिनेशन रिलेटेड, और अलॉन्ग विद नोट्स करेंगे, अलॉन्ग विद नोट्स। तो हमारे पास रेंज भी होगा, डेप्थ भी होगा, और जो हम पढ़ रहे हैं वो कंसोलिडेट भी होगा। जैसे ये नोट्स हैं, मैं इसको +2+1 साइकिल है, कल मॉर्निंग ये सारे नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आपके पास ये नोट्स रहेंगे। सो आफ्टर से 1 मंथ इफ यू वांट टू रेफर कि हमने क्या पढ़ा था 2 जनवरी को, यू कैन ऑलवेज गो थ्रू दोज नोट्स, आप उनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। सो दिस इज अ वेरी एफिशिएंट मेथड जो ये 3rd मॉडल हम फॉलो करते हैं। तो इस 35-40 मिनट्स में वी आर गोइंग टू कवर सिर्फ 15-20 प्लस टॉपिक्स। सो दिस इज गुड। इसमें बस एक चैलेंज आता है कि स्टूडेंट को भी थोड़ा इनपुट अपने एंड से डालना पड़ेगा, होमवर्क और थोड़ा क्यूरियोसिटी के साथ वर्क करना पड़ेगा, और वैसे भी वो ज़रूरत भी है बिकॉज स्पून फीडिंग से ये एग्जाम नहीं निकलता है। अब सी, इंडिया आस्क पाकिस्तान टू फ्री प्रिजनर्स से रेडी टू सॉल्व ह्यूमैनिटेरियन मैटर। तो देखो, बहुत सारे जो इंडियंस हैं, कई बार वो लाइक रॉन्गली बॉर्डर क्रॉस हो गया, और फॉर सम अदर रीजंस वो पाकिस्तान के प्रिजनर हैं। तो प्रिजनर्स को भी ह्यूमैनिटेरियन मैटर, वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एंगल होना चाहिए। ऑल ह्यूमैनिटेरियन मैटर
इंक्लूडिंग दोज पर्टेनिंग टू प्रिजनर्स इंश्योर कराना ज़रूरी है। तो अभी एक्सचेंज की भी बात होती है, कई बार एक्सचेंज भी होता है प्रिजनर्स का। इंडियन प्रिजन से पाकिस्तानी प्रिजनर्स को रिलीज़ किया जाता है, पाकिस्तान प्रिजन से इंडियन प्रिजनर्स को रिलीज़ किया जाता है, ऐसा एक्सचेंज होता है। और ये अग्रीमेंट है 2008 का, काउंसलर एक्सेस भी उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो गवर्नमेंट बोल रही है अर्ली रिलीज करो, रिपैट्रिएशन करो, एक्सचेंज करो सिविलियन प्रिजनर्स का, जो मिसिंग इंडियन डिफेंस पर्सनल है, या फिर कई बार जो फिशरमैन हैं जो पाकिस्तान वाटर में चले गए और उनको वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया, इनको अर्ली रिलीज करें, फास्ट ट्रैक करें इस पूरी एंटायर प्रोसेस को। तो जैसे 631 इंडियन फिशरमैन है यहाँ पे, इनको रिलीज करें, उनका सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया है, उनकी नेशनैलिटी भी कंफर्म हो गया है, सो दैट इज़ वाई इंडियंस को वहाँ पर रिलीज किया जाए। मिनिस्ट्री ने कहा कि इमीडिएट काउंसलर एक्सेस भी होना चाहिए। काउंसलर एक्सेस मतलब इंडियन काउंसिल वहाँ पर रहेगा, इंडियन काउंसलर जो ऑफिस है वो एक्सेस करेगा, उन्हें लीगल या अदर एड्स प्रोवाइड करना है वो उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। तो ऐसी लिस्ट शेयर किया है और इस लिस्ट को अभी विद स्पीड इमीडिएट यहाँ पे एक्शन लेने का रिक्वेस्ट किया है, फास्ट ट्रैक करने की बात की है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज, इंडिया इज अ न्यूक्लियर पावर कंट्री, इंडिया ने 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। कैन यू टेल कब किए हैं और उस ऑपरेशन का नाम क्या था? न्यूक्लियर टेस्ट। सिमिलरली पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर पावर है और द पॉइंट इज अब 1988 का एक पैक्ट है और जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है हम उसकी लिस्ट भी एक्सचेंज करते हैं। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ये, हम एक दूसरे से ये एक्सचेंज करते हैं। तो द आइडिया इज इससे एक काइंड ऑफ अग्रीमेंट है, थोड़ा दिस ट्रस्ट भी डेवलप होता है यहाँ पर। प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज का अग्रीमेंट है। इंडिया की वैसे नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रहा है बट इसमें स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी भी हम है। करंट अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स में एक वर्ड यूज होता है स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी, जो यहाँ पे पॉसिबल है। सो द पॉइंट इज कि इन प्रिजनर्स को यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एंगल से रिलीज करने की बात की गई है। ये जीएसटी रेवेन्यू है अप फ्रॉम नवंबर लोस, तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बढ़ रहा है विच इज अ रियली गुड थिंग। सी ये अप हो रहा है जीएसटी अप होने का 2 रीजन है। पहला रीजन है एक तो रिफॉर्म्स बेटर कॉम्प्लायंस, दूसरा जो टैक्स इवेजन है वो कम होता है तो बेटर कॉम्प्लायंस। ये दोनों ही फ्रंट इंपॉर्टेंट है जीएसटी के नंबर बढ़ने का। तो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, लेट अस प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट, 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताइए जीएसटी के, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी, क्विक 5 पॉइंट्स। सो दिस इज जीएसटी रेवेन्यू अप हुआ है। अब इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है कि किस में बढ़ा है, क्या नंबर है, दिस एंड दैट नॉट रिक्वायर्ड। डीलिमिटेशन कैन गिव सेफगार्ड इन असम, ओके। ये न्यू ईयर का सर्ज है, अभी डे 1 है ना, डे 2, डे 3, डे 4 फिर देखना होगा कि मोटिवेशन कितने टाइम तक लास्ट होता है और डिसिप्लिन और हैबिट कितने टाइम पर लास्ट होती है। तो फोकस, रिलाई मोर ऑन हैबिट एंड डिसिप्लिन बिकॉज यूपीएससी प्रिपरेशन इज अ लॉन्ग जर्नी। केवल मोटिवेशन से काम नहीं चलता है, डिसिप्लिन और एक डिटर्मिनेशन और हैबिट भी होना है। तो हमने दिस मरीना बीच चेन्नई में, ये यहाँ पे टूरिस्ट है, कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस हैं बट फिर भी यहाँ पर सर्ज यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। अब ये है भीमा कोरेगांव वॉर मेमोरियल, तो एक ह्यूज क्राउड यहाँ पर भी आया था। दिस इज 205th एनिवर्सरी ऑफ भीमा कोरेगांव। तो यहाँ एक बैटल हुआ था भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी 1918 को। बैटल था भीमा कोरेगांव का और ये लड़ा गया था पेशवा फैक्शन ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आप बताओ ये मराठा कॉन्फेडरेसी का क्या मतलब है? इसमें कितने फेडरेशंस थे, कितनी कॉन्फेडरेसी थी, यहाँ पर कितनी कॉन्फेडरेसी थी मराठा में, मराठा कॉन्फेडरेसी। तो मराठा कॉन्फेडरेसी वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये फाइट हुआ था। ये पार्ट था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, और इसमें डिफीट हुआ पेशवा का और इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हो गया था और ये कॉन्फेडरेसी यहाँ पे डिसॉल्व कर दी गई। 1 जनवरी 1927 को अंबेडकर साहब ने इसको विजिट किया था और उसके बाद से यहाँ पर एक हर साल को यहाँ पर एक सेलिब्रेशंस होने लग गए। तो दिस इज भीमा कोरेगांव। तो यहाँ पे अभी पुलिस भी थी यहाँ पे, पीसफुली यहाँ पर इसको पूरा कंडक्ट करने का इंश्योर किया गया। भीमा कोरेगांव में फ्लोरल ट्रिब्यूट्स दिया ब्रेवरी ऑफ द महार सोल्जर्स का। ये जो महार सोल्जर्स थे इन्होंने फाइट किया था अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, हु फॉट अगेंस्ट द पेशवा फोर्सेस इन द 1818 बैटल, और ईस्ट इंडिया कंपनी विक्टोरियस हुआ था।
सो उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर ये वर्क हुआ। ओके, अब दिस इज दिस न्यूज। नेक्स्ट इज विद पुश फॉर वाइब्रेंट नाइट लाइफ दिल्ली गेट्स रेडी टू बी अ 24/7 सिटी। अब देखो, दिल्ली में नाइट लाइफ कल्चर इंक्रीज करने का बात है, इसको पॉपुलराइज करने का बात है। रीजन क्या है? ऑब्जेक्टिवली देखें तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बूस्ट होगा, और गवर्नमेंट का काम नहीं होता है मोरल पुलिसिंग करना। तो एन एक्टिव नाइट लाइफ इज ओनली वन अमंग द वेरियस कंपोनेंट्स जो भी सिटी में चालू करने का बात है मास्टर प्लान 2041 में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इस पूरे बैकड्रॉप में हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, जो कल्चर ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। प्लस एट द सेम टाइम हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाएं, जैसे वैक्यूलर पॉल्यूशन, हाउसिंग, 24/7 दिल्ली को जैसे हमें प्रमोट करना है। एक लाइक जैसे मुंबई कभी सोती नहीं है, सो द पॉइंट इज कि यहाँ पर भी दिल्ली में ये एनकरेज करने की बात है। इस पे अभी कुछ दिन पहले हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग भी किया था, वो काफ़ी अच्छा सेशन था। हैव अ लुक, न्यूज़पेपर के जो सबमिशंस है आंसर राइटिंग, आपको बहुत अच्छे यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे। पुराना कोई भी टॉपिक सर्च करने के लिए वेबसाइट में सर्च ऑप्शन है, सर्च में वो टॉपिक आप डालो, हिट द सर्च बटन, और उससे रिलेटेड आपको बहुत अच्छे दिस आंसर्स मिलेंगे वहाँ पे। तो हैव अ लुक, नाइट लाइफ वहाँ पे सर्च करना, यू विल गेट द आंसर। देन 300 चालान इशू हुए, ड्रंक ड्राइविंग इज नॉट गुड। देन दिस इज कर्तव्य पथ, तो यहाँ पर भी काफ़ी क्राउड था। ग्रीटिंग्स न्यू ईयर। अब सी, विमेन इन ड्राइवर्स सीट बट अवेट्स परिवर्तन इन माइंडसेट। हमको अगर जेंडर सेंसिटिविटी और जेंडर बैलेंस बनाना है तो रूल्स और लॉज तो इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे यहाँ पे विमेन ड्राइवर्स एंड गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है। एट द सेम टाइम जो माइंडसेट है पब्लिक का, माइंडसेट है ऑर्डिनरी पीपल का, वर्क फोर्स का, उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे फौज में भी अक्सर हम देखते हैं विमेन ऑफिसर्स होती है, तो एट टाइम्स वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी होता है। ऑल्दो अवर फोर्स इज़ वेरी प्रोफेशनल, बट एट टाइम्स वहाँ पे हमने देखा है बायस था, जैसे परमानेंट कमीशन नहीं मिल रहा है, कॉम्बैट रोल में नहीं भेजा जा रहा है, लाइक दैट। तो यहाँ पर क्या है कि 11 फीमेल डीटीसी बस ड्राइवर्स है। आपको मिशन परिवर्तन के अंदर यहाँ पर अशोक लीलैंड और दिल्ली गवर्नमेंट ने मिलके विमेन सेफ्टी के लिए विमेन बस ड्राइवर्स यहाँ पे रखे। बट प्रॉब्लम क्या होता है, सम मेन डोंट नो हाउ टू रेस्पेक्ट विमेन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टैकल देम। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट है, ऐसा यहाँ पे बताया। देन बताया इवन दो वी पजेस पावर वी आर स्टिल वुमेन। तो इस माइंडसेट को परिवर्तन करना भी जरूरी है। ओके, एट टाइम्स जैसे मेल ड्राइवर्स भी हैं, दे मेक अस फील अनकंफर्टेबल। सो द पॉइंट इज कि टॉन्स होते हैं, मेल पियर्स एटसेट्रा। ये जो पूरा परिवर्तन है, सिस्टमैटिक ओवरहॉल इज रिक्वायर्ड। ये माइंडसेट अच्छा रखना जरूरी है। देन यहाँ पर लोकसभा स्पीकर साहब ने बोला कि सी, आगे एक आर्टिकल भी है, ये जो मेंटल बहुत ज़्यादा दबाव लेते हो और बहुत प्रेशर लेते हो, उसको नहीं लेना चाहिए। एग्जाम इज जस्ट एन एग्जाम, इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, गिव योर 100%, देन बहुत बॉदर नहीं करना है उसके बारे में। ओके, सीरियस नहीं होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए। देन ये न्यू ईयर का रश है वाराणसी बनारस के घाट, और यहाँ पर बोन चिलिंग कोल्ड, अभी ठंड बढ़ने वाली है। बट गुलमर्ग में यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स हो रहा है। दिस विंटर स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा यहाँ पे प्रोविजन है। डेंस फॉग है, कोल्ड वेव सेट टू ग्रिप नॉर्थ वेस्ट इंडिया। यहाँ पर बात है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वेदर सिस्टम, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वेदर सिस्टम। तो नॉर्दर्न इंडिया में जो विंटर रेंज होती है वो होती है बिकॉज ऑफ दीज स्टॉर्म्स जो होते हैं, वेस्टर्लीज, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज। और जो दिस कोस्टल कोरोमंडल चेन्नई में जो विंटर रेंज होती है वो होती है बिकॉज ऑफ दिस नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ओके, तो ये याद रखना है हमें। देन यहाँ पर स्टैम्पेड हुआ। अब सी, lend them a helping hand. Mental health issues on the rise among the youth. Educational institutions should create safe spaces to foster emotional well-beings of students. So again, this is important. इसलिए मैं ये बोलता हूँ, ये जो नया कल्चर है ना, ये हसल कल्चर है, so much of pressure, unnecessary hypothetical बातें करते हैं। By the end of 25 आपको ये सब हो जाना चाहिए, by the 30 ये होना चाहिए। These are again nonsense. ये चीज़ों में स्पेशली सोशल मीडिया ने इसको इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया है। आपको पता है ये जो इंस्टाग्राम है, ये इसमें जितनी कूल पिक्चर्स दिखती है ना, एक्चुअली में वैसा नहीं होता। ट्विटर में जितने ज्ञानी हैं वो एक्चुअली में इतने ज्ञानी है नहीं। लिंक्डइन में जितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी करियर प्रोफेशन दिखाते हैं ना, उसका 10% भी नहीं होता है। वो सब बड़ी बड़ी बातें हैं, इंग्लिश है सारी। सो इनको बॉदर नहीं करना चाहिए, ये मटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज एटसेट्रा। नो, गो इजी। अपना सबका टाइम होता है, एक पेस होता है, एवरीबडी उस पेस के हिसाब से चलना चाहिए। अदरवाइज ये
मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, ये नहीं होना चाहिए। ओके और जैसे टॉपर्स भी है, हैव यू सीन कभी टॉपर्स इतने सारे सिलेक्शन हुए, वी नेवर ओवर ग्लोरीफाई, दिस इज नॉट अवर पॉलिसी। एट द सेम टाइम जो इससे क्या होता है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो अननेसेसरी प्रेशर में आता है, और जो टॉपर बन भी जाता है उसको अगर इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं ना तो उसका माइंडसेट भी खराब हो जाता है, उसके लिए भी ये बहुत डेट्रीमेंटल प्रूफ होता है। इतने सारे टॉपर्स आप देखो, दे स्ट्रगल अ लॉट। व्हाई? बिकॉज जब उनका सिलेक्शन हुआ था तो उनको ओवर ग्लोरीफाई कर दिया गया था, फिर वो नॉर्मल लाइफ जीने में उनको बड़ा मुश्किल आता है फिर। सो दैट इज वाई दिस कल्चर इज रॉन्ग। अब देखो, यंग एडल्ट्स हैं exhibiting particularly high rates of insecurity, unruly behavior, drug abuse, distress, depression, anxiety. So this is not right, this is not right. तो ये जो कल्चर है इसी को बदलने की ज़रूरत है, हमें नॉर्मल सी लाने की ज़रूरत है। नॉर्मल जो बोरिंग चीज़ है, रेगुलर चीज़ है, टू एयर इज़ ह्यूमन, इट्स ओके, इट इज़ ओके, ये कल्चर बढ़ाने की ज़रूरत है, बजाय हम इतना ओवरटली हाई अचीवर्स और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हम यहाँ पर एक कल्चर डेवलप करें, नॉट रिक्वायर्ड। तो लैक ऑफ डिजिटल लर्निंग है, कई बार डिजिटल दिस डिवाइड आ गया है, इनस्टेबिलिटी आ जाती है, पीयर प्रेशर आ जाता है, लोनलीनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है, एंजाइटी है, इन सब चीज़ों से बहुत डिफ़िकल्टी हुआ है। ये यूनिसेफ के स्टडी ने भी बताया था कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली ये जो करियर जिसमें हो रहा है, लाइफ में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये एक बहुत वल्नरेबल फेज़ हो जाता है उनका। तो इन पूरी जगह पे बात हुआ, मेंटल हेल्थ को ध्यान रखना ज़रूरी है, और अक्सर पेरेंट्स भी यहाँ पर गलती करते हैं, और फिर जो बच्चे होते हैं वो डैमेज्ड एडल्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, डैमेज्ड एडल्ट्स। सो इट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंस है पेरेंट्स का, टीचर्स का, सोसाइटी, एवरीबडी की, वी शुड बी लिटिल बिट रिस्पॉन्सिबल। यूथ ड्रिवन एक्टिविटीज़ हो, वॉलंटियर्स हो, पर्सनल मेंटोर्स होने चाहिए। ओके मेंटल हेल्थ को ध्यान रखें, हम इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सेफ और इंटरैक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट होना चाहिए, सो दैट यू कैन टॉक, यू कैन शेयर। ओके सो यहाँ पे बात है, मेडिकल असिस्टेंस भी होना चाहिए। और सी एजुकेटर के लिए भी ज़रूरी है कि वार्म येट प्रोफेशनल रहो, द टोन मस्ट बी वार्म येट प्रोफेशनल, एंड स्टूडेंट्स के जो कंसर्न्स हैं उसको सीरियसली देखो। ऑफर वैलिडेशन एंड एक्सेप्टेंस एंड अवॉइड शेमिंग, दिस इज नॉट एट ऑल अवर पॉलिसी, अवॉइड शेमिंग। They should motivate students by emphasizing their positives, encourage teamwork and collaboration and giving constructive feedback. अब फीडबैक का मतलब भी नहीं होता है, जैसे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया, सर फीडबैक दो और बहुत सारी इसमें मिस्टेक्स एंड दिस एंड दैट नेगेटिव टाइप सारी चीज़ें बताओ, व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड। इसके अलावा आप में इतनी सारी पॉजिटिव बातें हैं, लेट अस ट्राई टू फोकस ऑन दोज थिंग्स। पॉजिटिव्स अच्छा ज़्यादा बढ़ेगा तो नेगेटिव अपने आप ही कम हो जाएगा। तो अगेन सोच होता है, तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज रिक्वायर्ड। प्लस हमको रोबोट्स भी नहीं बनाने होते कि हर कोई बस ऐसे ही सोच रहा है। यू हैव गॉट योर इंडिपेंडेंट माइंडसेट, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। आपने 10th पास किया है, 12th पास किया है, ग्रेजुएशन पास किया है, तो अचानक से यूपीएससी सीएससी में क्या डिफिकल्टी आ रहा है? इट इज जस्ट अनदर एग्जामिनेशन, यू नो एवरीथिंग, जस्ट फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। देयर इज नॉट वन सॉल्यूशन कि ये एग्जाम ऐसे ही निकलेगा। देयर कुड बी मल्टीपल वेज, जैसे शुरुआत में कोर्ट में बताया था, देयर कुड बी मैनी डोर्स, बहुत सारे डोर्स हैं। और ये यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो गया तो लाइफ में सब सेट हो जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। जैसे बोलते हैं ना 10th अच्छा कर लो सब सेट है, 12th अच्छा कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन लाइफ, ऐसा नहीं होता है। ओके सो द पॉइंट इज, दिस इज नॉट ओनली वन वे, there could be many other gateways, many other stairs. Life is beautiful, or life is much bigger than these stupid examinations. Understand this thing. So always study sincerely, जिम्मेदारी से, रेस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ो, बट कभी सीरियसली नहीं लेना है और इस मेंटल इश्यूज में नहीं पढ़ना है। और अननेसेसरी कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन इज थीफ ऑफ जॉय। हर किसी का ट्रेजेक्टरी डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे बात है आइज एंड नीज, ये बड़ा रेगुलर पॉइंट है, इसमें अभी हम बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज 16 तारीख को इलेक्शन कमीशन खुद इन सारी चीज़ों को बताएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये कैसे वर्क करेगी। इसका प्रोटोटाइप रेडी है। ईसीआई देखो जनवरी 16 को इसका डिमॉन्स्ट्रेशन देगा, तो वाई टू वेस्ट टाइम। जनवरी 16 को हम सीधा ईसीआई से ही जान लेंगे कि ये कैसे वर्क कर रही है, क्या वर्क कर रही है। दिस इज स्मार्ट स्टडी। ओके हमें बस ये देखना है कि रिमोट वोटिंग से ऐसा नहीं हो कि ईवीएम्स जिसमें कई बार सवाल उठ जाते हैं वो सवाल उठे। यहाँ पे फुल प्रूफ बनाना ज़रूरी है, पब्लिक ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ओके
तो प्रपोज प्लान है, कैसा होगा 16 तारीख को देखेंगे। बट आइडिया इज ओके कि हमें वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, और ये एक एरा है जिसमें अनप्रेसिडेंटेड ह्यूमन मोबिलिटी, एवरीबडी इज मोबाइल दीज डेज। तो द पोर्टेबल वोटिंग राइट्स होंगे, इससे क्या होगा, इससे अच्छा होगा, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। ओके, तो इस तरीके से ईसीआई बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन में जा रहा है। बस यहाँ पर जो डिफिकल्टीज हैं, जो डाउट्स है, एप्रीहेंशंस है, उसको एड्रेस करना जरूरी है, और वो एड्रेस खुद ईसीआई करेगा 16 तारीख को। सो अभी हमें एक्सपर्ट्स बनने की जरूरत नहीं है। अब ब्रोकन फॉर्मूला, स्मॉल सेविंग स्कीम्स के थोड़े अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाया है, बट अब बात है कि सभी का बढ़ना चाहिए। जैसे पीपीएफ का नहीं बढ़ाया, वह 7.1% ही है। काफ़ी सारे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है पीपीएफ में पैसा डालते हैं, तो वो एक लाइक सिक्योरिटी होता है, रिटायरमेंट एट्सेट्रा। तो द आइडिया इज़ कि जो इंटरेस्ट है स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, इसमें थोड़ा जनरसली गवर्नमेंट को यहाँ पे वर्क करना चाहिए। इंडियाज डायलेमा इन एन एशियन सेंचुरी, तो हैप्पीमोन जैकब साहब ने लिखा है। और इंडिया के क्या क्या डायलेमा हो सकते हैं एशियन सेंचुरी में। देखो, हर एक दौर आता है। एक दौर आया था यूएस का, अमेरिका का, एक दौर आया अफ्रीका, यूरोप का आया, अभी का जो दौर है वो एशिया का है। तो ये जो 2100 है, 2022 चल रहा है, 2000 ये पूरा चलेगा, ये सेंचुरी ऑफ एशिया कहा जा रहा है, सेंचुरी ऑफ एशिया। और इसमें चाइना बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर सकता है, इंडिया भी बहुत अच्छा स्ट्रांग रहेगा। हमारा आज़ादी का अमृत काल चल रहा है अभी। तो द पॉइंट इज, इसमें क्या फिशर्स हो सकते हैं, क्या फॉल्ट लाइंस हैं, उसमें एक यहाँ पे रनिंग कमेंट्री है। तो एशिया का राइज हो रहा है, दिस इज नंबर 1 थिंग। सेकेंड, यूएस का विड्रॉवल हो रहा है, जैसे यूएस ने अफगानिस्तान से विड्रॉल किया, सऊदी से भी विड्रॉवल चल ही रहा है। जापान अपनी खुद डिफेंस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और चाइना एग्रेसिव होता जा रहा है। यूक्रेन वॉर है। तो द पॉइंट इज, यूएस का जो वर्ल्ड पुलिस वाला रोल है वो पीछे जा रहा है। अब 2 मेजर पावर्स रहेंगी, और स्पेशली एशिया में भी, रशिया एंड चाइना। और यहाँ ग्लोबल बैलेंस बनाना जरूरी होगा। तो रीजनल पावर्स हैं, जैसे ईरान हुआ, टर्की हुआ, सऊदी अरेबिया, ये भी इन्फ्लुएंशियल रहेंगी। तो क्या एशिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट होते जा रहा है? बहुत सारे रीजनल पॉकेट्स ऑफ लाइक पावर वहां पर रहेंगे। अब इसमें इंडिया को कैसे वर्कआउट करना चाहिए, इसमें आगे कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं, चैलेंजेस इंडिया के साथ क्या आ सकते हैं, और इंडिया को किन जगह पर फुल थ्रॉटल आगे बढ़ना चाहिए। एशिया का सेंचुरी है, और मल्टीपोलैरिटी किस एंगल तक, किस एक्सटेंट तक होगा। पहले वर्ड यूनिपोलर बन गया। 1945 के बाद बाइपोलर वर्ड था, यूएसए और रशिया, यूएसएसआर। आफ्टर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन वर्ड हो गया यूनिपोलर, मतलब केवल यूएसए। आज की डेट में वर्ड हो रहा है मल्टीपोलर, रशिया, चाइना, जापान, ऐसे सारे पॉकेट्स होंगे। अब चाइना डोमिनेट करेगा यहाँ पर। चाइना का जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर पॉलिसीज हो रही है, चाइना इज गोइंग टू डोमिनेट। बट इंडिया का भी बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पे। हमें मल्टीपोलर वर्ल्ड में अलायंसेस, फॉर्मल, इनफॉर्मल, सीक्रेट, ओपन पैक्ट्स जो हैं, इन पे देखना पड़ेगा। हमें जियोपॉलिटिकल वे में बहुत केयरफुली इंडिया को आगे बढ़ना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा, क्या ये स्टेबल होगा? बिकॉज यूएसए का जो था यूनिपोलर, वो भी अराउंड 20 ईयर्स तक स्टेबल रहा। बाइपोलर वर्ल्ड में भी अक्सर टेंशंस होते थे, बट एक काइंड ऑफ स्टेबिलिटी आई। मल्टीपोलर वर्ल्ड में क्या बहुत ज्यादा डिस्टेबिलिटी आएगी? दिस इज वन थिंग। श्रृंगला साहब ने कहा था, इंडिया वैल्यूज अ मल्टीपोलर इंटरनेशनल ऑर्डर अंडरपिन्ड बाय इंटरनेशनल लॉज। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इंटरनेशनल लॉज। और जो प्रेमाइस होता है वो होना चाहिए सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं वो पीसफुल नेगोशिएशन के थ्रू सॉल्व होने चाहिए। और जो भी ग्लोबल कॉमन्स हैं, चाहे सी हुआ, ओशन हुआ, या फिर स्पेस हुआ, उनका ओपन एक्सेस इज रिक्वायर्ड। वेरी गुड लाइन। तो द पॉइंट इज, इसमें इंडिया को भी अपना जियोपॉलिटिकल कार्ड्स बड़े केयरफुली प्ले करना चाहिए। रशिया अभी एशियन पार्टनर्स ढूंढ रहा है, जैसे चाइना, ईरान, टर्की, इंडिया, सब रशिया यहाँ पे क्लोजनेस, प्रॉक्सिमिटी बढ़ा रहे हैं। प्लस वर्ल्ड में जैसे एक स्विफ्ट है, स्विफ्ट से अभी रशिया को हटा दिया गया था। इट इज़ लाइक बैंक का एसएमएस सिस्टम। तो स्विफ्ट का ऑल्टरनेट ढूंढने की बात है। जो G20 या ब्रिक्स कंट्री हैं, ब्रिक्स कंट्री अपना पैरेलल में डॉलर बेस्ड ट्रेड से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, डॉलर को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दिल्ली के सारे चैलेंजेस होंगे। दिल्ली के साथ सबसे बड़ा एक इशू जो आता है, क्रिटिसिज्म, वो ये है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कि हम स्टेटस को चाहते हैं और बहुत ग्रेजुअल चेंज चाहते हैं। हम अक्सर स्लो होते हैं, पीसफुल होते हैं, कंसेंशुअल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो एट टाइम्स हम स्लो हो जाते हैं। सेकेंड, सबसे बड़ा फियर है कि क्या ये मल्टीपोलर वर्ल्ड स्टेबल होगा? अगर चाइना बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा, चाइना के साथ ऑलरेडी बॉर्डर डिस्प्यूट्स है,
तो फिर हम क्या करेंगे? बायपोलर वर्ल्ड में यूएस चाइना दोनों बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेंगे। बायपोलर वर्ल्ड में जैसे रशिया बैक सीट ले रहा है और रशिया अगर चाइना के साथ कोलैबोरेट करेगा तो इट कुड बी लाइक यूएस वर्सेस चाइना। और फिर इंडिया क्या स्टैंड लेगा वहाँ पे? प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कोई भी डिफिकल्टी होगा तो नोबडी वांट्स वॉर उनके बैकड्रॉप पे, उनके नेबरहुड में। नोबडी वांट्स, बिकॉज सी यूक्रेन है, इधर नेटो है, इधर रशिया है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? सारी यूक्रेन में। तो जाइंट्स आर फाइटिंग बट द प्रॉब्लम कहाँ पर है? यहाँ। तो वी डू नॉट वांट वॉर हमारे बैकयार्ड पे। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भी कहा यहाँ पर, जर्मनी भी आपको खुद को मिलिटराइज कर रहा है। तो द पॉइंट इज, लेट अस सी, पोस्ट इंडियन साउथ जो एशिया है, चाइना का डोमिनेंस है, इकोनॉमिक मिलिट्री, इंडिया का भी यहाँ पे प्रेजेंस बढ़ेगा। ये एक थिएटर नहीं बन जाना चाहिए जैसे रशिया यूक्रेन एक थिएटर बना है। साउथ एशिया इज इम्पॉर्टेंट, इंडो पैसिफिक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये बहुत सारी पैरेलल में चल रही है चीजें, ये पैरेलल में चीजें चल रही है और ये डिसाइड करेगी एशियन सेंचुरी कैसे होता है। ऐसे जो आर्टिकल्स होते हैं ना, ये फॉर्डर पॉइंट्स होते हैं, एक ओरिएंटेशन सेट करते हैं कि हमें जियो पॉलिटिक्स को कैसे आगे देखना है। तो दिस इज इंडियाज डायलेमा इन एशियन सेंचुरी। ये बोल्सोनारो है, इतना रेलेवेंट नहीं है। दिस इज बोल्सोनारो, दिस इज अभी न्यू दिस चेंजेस एंड ऑल। लेट अस सी ब्राजील। देन 1962 है, यहाँ बहुत सारे कीवर्ड्स दिए हुए हैं, नॉट रिक्वायर्ड। 1962 तो 1947 में इंडिया बना, 1949 में चाइना, आज का चाइना बना, और 1962 तक काफी अच्छे रिलेशंस रहे हमारे, जैसे हिंदी चीनी भाई भाई और ये सारी बातें थी। 1962 के वॉर ने चीजें बदल दी और फिर 80s में आते थोड़ा नॉर्मलसी हुआ। अभी फिर लेटेस्ट 2020 ऑनवर्ड गलवान क्राइसिस से फिर से फ्रॉस्टी हो रहे हैं रिलेशंस। द पॉइंट इज, जो चाइना की पॉलिसी है, स्पेशली शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन, मिलिट्री माइट, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। बाकी रेगुलर पॉइंट्स हैं। जो हमारा एलएससी है, एलएससी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दिस इज अ घोस्ट। एलओसी नहीं, एलएससी इज अ घोस्ट, फैंटम, because India's perception is different, China's perception is different, और China at times unilaterally इस LSE को चेंज करने की कोशिश करता है। So to battle with this thing, India को सबसे important है आत्मनिर्भर बनना, ताकि हम चाइना पे डिपेंडेंसी नहीं रखें, फिर हम इंडिपेंडेंटली अपने सारे डिसीजंस ले पाएंगे। नॉर्थ साउथ डिवाइड वेस्ट बंगाल में होता है। वेस्ट बंगाल के मैप में अक्सर ये हम भूल जाते हैं, वेस्ट बंगाल नॉर्थ में भी बहुत फैला हुआ है। सी, ये जो चिकन कॉरिडोर है, इसके बाद भी वेस्ट बंगाल है, डायरेक्ट असम नहीं आता, असम काफी बाद में आता है। तो अक्सर इस बंगाल में और इस बंगाल में, वेस्ट बंगाल के नॉर्थ और दिस साउथ में डिवाइड आ जाता है। दिस इज द प्रॉब्लम। बैड लोन्स का शेयर डेकेडल लो है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। कॉर्पोरेट टैक्स टू जीडीपी बढ़ा है, इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल का सेल कम हुआ है, और इंडिया का कोल प्रोडक्शन है। देन 1000 दिस मोबाइल, सी दिस इज अगेन अ बिग प्रॉब्लम, ड्राइव कर रहे हैं। वाई आर यू यूजिंग योर मोबाइल फोन? मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना, वो इस कारण होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड सर्ज्ड 11%। ओके, अब ये बात है डीप फेक। कुछ दिन पहले बड़े डिटेल में इसको हमने समझा था। डीप फेक क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग हो गई है, इतनी केपेबल हो गई है, कंप्यूटेशन भी और डेटा वाइज भी, कि वो वर्चुअल ऐसे लोगों को भी बना रही है जो इवन एग्जिस्ट भी नहीं करते। प्लस कोई पॉलिटिशियन है, उसके बहुत सारे वीडियोस एटसेट्रा को स्टडी किया अच्छे से, और फिर डीप फेक से एक ऑल टुगेदर डिफरेंट वीडियो बन जाएगा जिसमें सेम पॉलिटिशियन ही कुछ बोलता नजर आएगा। एक्चुअली में नहीं बोला, इट इज अ फेक। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्यूटेशनल एआई एल्गोरिदम के थ्रू बनाया है। अब इसका प्रॉब्लम क्या होता है? मिस यूज होता है। जैसे सोशल मीडिया में काफी सारे अकाउंट्स हैं, वो पैरोडी करते हैं, से मिस्टर व्लादिमीर पुतिन का, उनका ऐसा वीडियो आ जाएगा, एक्चुअली वो नहीं है, वो डीप फेक है। सिमिलरली बराक ओबामा का है, दिस सेलिब्रिटीज का एटसेट्रा। तो इससे क्या होता है? डिसइंफॉर्मेशन होता है, एक हॉक्स क्रिएट हो जाता है वहां पे, और सोशल डिस्कॉर्ड हो सकता है, पोलराइजेशन हो सकता है, ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आ सकती है। नॉन स्टेट एक्टर्स जो होते हैं, ये कई बार क्या होता है? आग लगाते हैं। आइडियोलॉजिकल बिलीवर्स, वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, इकोनॉमिकली मोटिवेटेड एंटरप्राइजेस होता है। तो इस डिसइंफॉर्मेशन को कैसे दूर किया जाए, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। वैसे ही सोशल मीडिया से सब परेशान है। सोशल मीडिया में जितना विट्रियोल, हेट्रेड एटसेट्रा होता है, उतना रियल लाइफ में नहीं है। बट व्हाट टू डू विद दिस सोशल मीडिया? और ये डीप फेक से ये चीजें और एग्जर्बेट हो सकती है। सो द पॉइंट इज कि डीप फेक क्या होता है? तो डीप फेक इज लाइक ऑल लाइक फेक है, कंप्यूटर जनरेटेड है, एआई एल्गोरिदम है, डेटा है, स्टडी करके मैनिपुलेट करके ऐसे आ सकता है।
और एआई इतना स्ट्रांग हो गया है, जैसे अभी चैट जीपीटी एटसेट्रा, कि एआई भी बहुत स्मार्ट हो गया है। अब एआई के साथ प्रॉब्लम है, एआई जो हमारा रेगुलर बायस होता है उसको भी वो पिक कर लेता है, चाहे वो रेशियल हो चाहे वो कलर बेस्ड हो। तो दिस इज प्रॉब्लम, इस पे एक रेगुलेशन होना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे देखे हैं यहाँ पे, जैसे डीप फेक्स से पोर्नोग्राफिक वीडियोस आ गए हैं, दिस इज नॉट राइट, ये इस तरीके से यहाँ पे है। अब जो विक्टिम है, जब तक जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दिस डैमेज भी करती है। तो सॉल्यूशन क्या है कि रेस्पॉन्सिबल एआई होना चाहिए, और इससे रिलेटेड अगेन कंप्यूटेशन टेक्नोलॉजी में ही इससे रिलेटेड इंडस्ट्री को आगे बढ़ना चाहिए, और इस मेनेस को कम करने की जरूरत है। हैज इंडिया टाइडेड ओवर द प्रॉब्लम ऑफ बैड लोन्स? बैड लोन्स का स्टोरी पता है क्या है? जब वर्ल्ड रिसेशन आया था 2007-8 में, तो क्या होता है, रिसेशन हुआ मतलब सब बहुत डिफिकल्टी आ गई, इकोनॉमिक स्लो हो गया, दिस एंड दैट। तो गवर्नमेंट इजी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है, बहुत फ्रीली लोन्स बांटे गए, इतना फ्रीली लोन्स बांटे गए इस 2007-8 में। गवर्नमेंट का तरीका ये था कि रिसेशन को ओवरकम करने के लिए खूब सारी लिक्विडिटी दो, इकोनॉमिक एक्टिविटी को पुश करो, पंप करो। इससे क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट होगा, डिमांड आएगा, प्रोडक्शन आएगा, और फिर स्टार्ट हो जाएगा, इंजन स्टार्ट हो जाएगा हमारा इकोनॉमिक। प्रॉब्लम ये हुआ 2007-8 के, मोस्टली ये जितने भी लोन्स लिए गए, बिजनेस मॉडल भी तो होना चाहिए, पैसे से काम नहीं होता है, पैसे के साथ साथ एक मॉडल भी आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज वो सारा पैसा वेस्ट होता है। सो वो कैपेसिटी थी नहीं, और जितने भी मैक्सिमम लोन्स आए वो सब फिर बाद में बन गए बैड लोन्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये कुछ 4-5 साल का टाइम लगा। तो दैट इज़ वाई ये जो दौर था हमारा 2014, 15, 16, 17, इसमें बहुत सारे डिफिकल्टीज आई लोन्स की, एनपीए बने। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, बैड लोन्स बने। गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया भी चेंज किया यहाँ पे कि हमें लोन्स जो हैं उसको क्लासिफाई करो, काउंट करो, कैलकुलेट करो। तो लोन्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया बैड लोन्स का। इसके लिए हमने एक बैड बैंक भी बनाया। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारा लोन तो गवर्नमेंट ने राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, कैन यू टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट ऑफ? तो इससे लोन कम हुआ, उसको रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश किया गया, और इस तरीके से लोन थोड़ा कम हुआ। जो एमजी नरेगा में एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम आती है, दिस एप्लीकेशन डिजिटल, दिस अटेंडेंस एटसेट्रा, इससे दिक्कत आ रही है, ट्रांसपेरेंसी। नाइटमेयर क्या होता है? नाइटमेयर मतलब एक बुरा सपना, टेरिफाइंग ड्रीम। नाइटमेयर मतलब ऑल द हॉरर्स, रॉन्ग थिंग्स यहाँ पे कमिंग ट्रू, दैट इज अ नाइटमेयर। व्हेन यू निडल समवन, का मतलब है आप डेलिबरेटली किसी को अनॉय कर रहे हो, एम्बेरस कर रहे हो। तो दिस इज अगेन वन थिंग, निडल समवन, दो ही वर्ड है, निडल समवन और नाइटमेयर। देन वर्ड ऑफ द डे है फज। इसका मतलब है टैम्पर करना विद द पर्पस ऑफ डिसेप्शन, मैनिपुलेट करना, फॉल्स करना, फेक होना, दैट इज फज। इंडिया ऑस्ट्रिया साइन कर रहे हैं माइग्रेशन एंड मोबिलिटी अग्रीमेंट। फिल वैकेंसीज इन एसएसपी एंड सीएपीएफ फ्रॉम रिजर्व्ड लिस्ट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। डिलिमिटेशन सेफगार्ड कर सकता है असम को, एनआरसी नहीं, ऐसा आर्ग्यूमेंट है। देन बीएचयू फाउंडर टेक्स शेप। प्राइम मिनिस्टर 108th इंडियन साइंस कांग्रेस अभी लाएंगे, और दिस इज यूक्रेन में है। देन दिस इज ब्राजील प्रेसिडेंट मिस्टर लूला रिटर्न्स 3rd टर्म, एंड ग्रोइंग कंसर्न कोविड-19 के। देन दिस इज मनीवाइज फाइनेंशियल प्लान, और ये है क्लिक सिलिक का रिटर्न है, कॉम्पिटिटिव फील्ड, और ये हो गया स्पोर्ट्स। अब हम आंसर राइटिंग देखते हैं। 29 दिसंबर, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे ये। एक तो हमें लेटेस्ट ट्रेंड बताना था, जैसे टेलीग्राम पे मैंने एक शेयर किया ना, इंडिया से एफडीआई कहाँ से आ रही है, मॉरिशस से, सिंगापुर से, यूएई से, यूएसए से, परसेंटेज। तो लेटेस्ट ट्रेंड हमें सेक्टर वाइज भी बताना था, कंट्री वाइज भी बताना था, किन कंट्रीज से आ रही है और किन सारे सेक्टर्स में आ रही है, जैसे आईटी, फार्मा, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, और मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज, और ट्रेंड क्या है, आगे किस डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसे एक हमें एक शॉर्ट नोट तैयार करना था। कैन पीपल सेव नेचर यूजिंग टेक्नोलॉजी, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट सही था कि टेक्नोलॉजी क्या एक सॉल्यूशन है, टेक्नोलॉजी से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, इस पे हमें आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने थे। अब देखो, आंसर राइटिंग स्किल्स का यही तो यूटिलिटी है। आजकल के आप एसेज देख रहे हो, एसेज में इस टाइप के सवाल आते हैं, अब उस पर आप आंसर लिखो। तो दैट इज़ वाई वो तब होगा जब आप नेचुरली अच्छे हो, नेचुरली अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ, कि कुछ भी टॉपिक दिया है आप उसमें सिलेबस के विदिन लिखने की क्षमता रखते हैं, और यही चीज़ काम आएगी। बाकी सब कुछ काम नहीं आता है। आखिर में मेंस इस बार के स्टूडेंट्स ने भी देखा, नेक्स्ट ईयर भी आप देखोगे, आखिर में वही काम आता है कि आप नेचुरली कितने अच्छे से वहाँ पे लिख पाते हो, जल्दी जल्दी लिख पाते हो, सिलेबस के विदिन फ्रेम कर पाते हो आंसर को। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, लिखना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आज नहीं तो कल आपको लिखना तो पड़ेगा ही।
जूही। तो एफडीआई में देखो कितना अच्छे से लिखा है, नवीनतम प्रकृति पर एक नोट तैयार करें। तो वर्तमान में जैसे डेटा लिखा, सिंगापुर, अंकटाड लिख दिया, डेटा, वेरी गुड। फिर ऑटोमेटिक एंड दिस अप्रूवल मार्क लिखा, वेरी गुड। अब सी किस किस सेक्टर में आ रहा है, वन्य जीव, आर्थिक, पर्यावरण, वेरी गुड। नकारात्मक पहलू, तो देखो कितना वेल स्ट्रक्चर्ड है ये। दिस इज व्हाट जो हमें यहाँ करने की जरूरत थी। ओके, अब इसमें और भी इलैबोरेट करो, और पॉइंट सोचो और क्या हो सकता है यहाँ पर। आप लोग एक दूसरे की कॉपी भी देखा करो, आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। अवर कम्युनिटी इज रियली गुड, जितनी भी कॉपीज देखते हैं ना, दे आर रियली वेरी वेल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जो यहाँ पर है। अवर कम्युनिटी इज रियली गुड, लर्न। एफडीआई के बारे में देखो कितना अच्छा है, इसमें क्या होता है। अब देखो अप्रोच इज डिफरेंट। एफडीआई क्या है, क्या इंक्लूड है, मैकडोनल्ड, टॉप 5 स्टेट्स बता दिए, अंकटाड बता दिया, सोर्सेज बता दिए। दिस अप्रोच इज डिफरेंट। गवर्नमेंट इनिशिएटिव बताया, इकोनॉमिक इम्पैक्ट बताया, नेगेटिव इम्पैक्ट बताया और टैबुलेट कर दिया। दिस इज सो ब्यूटीफुल, वेल डन, वेरी गुड कॉपी। दीपाली, अब दीपाली का अप्रोच भी देखो। रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, पहले रिक्वायरमेंट्स, रूट्स बताया, लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, सेक्टर्स किस में आया है, सेक्टर वाइज। अब देखो मैप आ गया। तो एक चीज आपने नोट किया है, डेटा तो सब सेम ही लिखते हैं, कंटेंट भी सेम ही होता है, बट कुछ स्टूडेंट्स का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। उसको कैसे उन्होंने अप्रोच करके लिखा है, ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा। तो लर्न। रीजंस बताए यहाँ पे, बेनिफिट्स बताए, चैलेंजेस बताए, वेरी गुड, दिस इज रियली रियली गुड। अब इसमें इकोनॉमिक सर्वे की लेटेस्ट बातें भी हमें आफ्टर सम टाइम ऐड करना है, तो वो एनरिचमेंट हो जाएगा। प्रियंका इज अगेन डूइंग रियली गुड। सीधा टू द पॉइंट, नो नॉनसेंस, सीधा 5 कंट्रीब्यूटर्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, वेरी गुड। कुछ और विजुअल्स यहाँ पे हम डाल सकते हैं। देन ये बड़ा अच्छा आपने बताया, टेक्नोलॉजी क्या सॉल्यूशन है। सी टेक्नोलॉजी से डेफिनेटली हम बहुत सारी चीज़ें वर्कआउट कर पाते हैं, जैसे कि हमने जैसे सोलर पैनल्स बना दिए, या फिर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कर रहे हैं, BS6 आ गया, एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं हम, लाइक टेक्नोलॉजी से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। तो क्या टेक्नोलॉजी डिस्ट्रॉय कर रही है या हेल्प कर रही है? ओवरऑल जो हमारा टोन है वो ये होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी इन दी एंड हेल्प कर रही है, तभी हम टेक्नोलॉजी को डिस्कार्ड नहीं कर रहे। बट इसको सिलेबस में लिखना था चैलेंज, जैसे 3 आवर्स मिशन। अभी देखो कुनमिंग मॉन्ट्रियल असेसमेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में लिखा, फैंटास्टिक, दिस इज द अप्रोच। और पॉलिटी भी लिख दिया। तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना, तो थोड़े वेग टाइप लग रहे हैं, सिलेबस लिखो वहाँ पे, आप कभी साइडवेज नहीं जाओगे। अदिति, दिस इज अगेन गुड। एफडीआई लिखा पूरा अच्छे से, ट्रेंड्स क्या है, अदिति इज अगेन डूइंग रियली गुड। एडवांटेज, सो स्ट्रक्चर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड, वेरी गुड। ऑटोमेटिक गवर्नमेंट, प्रीलिम्स भी तैयार हो गया, मेंस भी तैयार हो गया, दिस इज द वे। नंदिनी, अब देखो क्लाइमेट, एनवायरमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज्म, डिफेंस, स्पोर्ट, ये आज इसमें सबमिट हो गया है टॉप। अच्छा ये एफडीआई का ही है, दिस एफडीआई का। बाकी में टॉप थीम्स भी लिखनी है जो कल का सवाल है। देन टॉप सेक्टर्स बताए, टॉप डेस्टिनेशंस, वेरी गुड। एफडीआई, सी अगेन वेरी वेल, थोरो आंसर है, वेल डन। देन दिस इज टेक्नोलॉजी, ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट था बट आपने बहुत अच्छे से किया है। सी ओवरऑल टोन यही रखना है, टेक्नोलॉजी इज गुड, ग्रीन टेक्नोलॉजी, तभी तो हम ग्रीन एनर्जी इन सब में जा रहे हैं, हाइड्रोजन फ्यूल में जा रहे हैं। थिंक, इसको और इलेबोरेट करना। शिवाक्षी, देखो कितना बढ़िया आज लिखा है, दिस इज एफडीआई, टोटल एफडीआई। ये जिसने आंसर लिख लिया ना, वो 99% स्टूडेंट से आगे, मार्क माय वर्ड्स। आई सी सो मेनी स्टूडेंट्स जो आंसर्स लिख रहे हो ना, यू आर वे अहेड, वे अहेड। इस बात को आप अभी एग्जाम आने दो, रियलाइज करोगे चीजों को। आप सब बैंक कर रहे हो, सिस्टमैटिक ओल्ड स्कूल तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, और ये रिटेन रहेगा, वेरी गुड। दमन, दिस इज अगेन रियली गुड। सी कितना अच्छा आंसर लिखा है, 1 2 3 4 लिखो। एफडीआई क्या होता है, स्ट्रक्चरिंग, सी ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, दिस इज गुड। लेटेस्ट ट्रेंड पे आए हम अब, बिकॉज ये सवाल में क्या लिखा था, लेटेस्ट ट्रेंड, वेरी गुड। एलपीजी रिफॉर्म्स, सेक्टर्स, ये बहुत अच्छा चार्ट बनाया है, रूट्स भी बता दिए, वेरी नाइस, कंक्लूजन। तो देखो बहुत आसान है, डिफिकल्ट पार्ट है उसको शो अप, उसको अटेम्प्ट करना। सो स्टार्ट, बिगिन। तो दिस इज 29। इसी तरीके से अब जो नेक्स्ट है उसको भी आप सबमिट करना। नेक्स्ट कौन सा आएगा, 31 हो गया, 30th हो गया, 29th आज हो गया। अब नेक्स्ट है ये 10 एरियाज वेयर इंडिया शुड फोकस इन 2023। आप स्टार्ट कर रहे हो तो जो सबमिटेड कॉपीज है ना, इससे भी आप एक आइडिया ले सकते हो। जैसे राम नरेश बहुत अच्छे आंसर्स लिखता है, नंदनी, गजानन, शगुफ्ता, है ना, पूजा, इन कॉपीज से भी देखो, दे आर डूइंग रियली गुड। और अच्छे से आप डेवलप करने की कोशिश करो, पार्टिसिपेट। So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.